बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक ऐसी सियासी सूरत हाल है जिसमें दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, अपोजिशन के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। एक तो ये है कि जो फ़ैसला पहले किया गया था कि जो रवां हफ्ता जो आज शुरू हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी ये पीर से लेके जो जुमे तक के दिन है, इसमें तहरीक अदम एतमाद को निपटा दिया जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा मुसलमान मुल्कों के जो नुमाइंदगान हैं उनके पाकिस्तान पहुंचने से पहले, यानी OIC के इजलास से पहले। लेकिन अब ये फ़ैसला किया गया है कि ये जो मामला है इसको मौखर कर दिया जाएगा OIC के इजलास के बाद। अब ज़रा थोड़ा इसका कानूनी पहलू आप देख लें और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ फंस गया है। इसमें एक तो चीज़ ये है कि हुकूमत को ये लगता है कि मज़ीद टाइम उनको चाहिए ये करने के लिए, और अगर इस हफ्ते को भरपूर पॉलिटिक्स में गुजारा जाएगा तो उसके असरात OIC के इजलास के ऊपर आएंगे। और अगर इस वक्त तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए या कामयाब हो जाए, दोनों सूरतों में OIC का इजलास मुतासर होगा। तो पहले OIC का इजलास करवा लिया जाए, वो एक बहुत बड़ा इवेंट है, और उस इजलास के बाद फिर आपस की लड़ाई लड़ते हैं। फिर उसमें कामयाबी हो या नाकामी हो, उसका रद्द-ए-अमल उसके बाद आएगा। तो रद्द-ए-अमल के टाइम पे, यानी अपोजिशन नाकाम होती है, वो एहतजाज कर रहे होंगे, OIC आ जाएगी। हुकूमत नाकाम होती है, वो एहतजाज कर रहे होंगे, OIC आ जाएगी। तो इसलिए इस टाइम को गुजार के OIC वाला इवेंट पहले क्रॉस किया जाएगा। समझदारी का फैसला है। वैसे दूसरी एक मुश्किल पैदा हो जाएगी अपोजिशन के लिए, क्योंकि अपोजिशन ने यह किया हुआ है कि उन्होंने अपने बंदे सारे इस्लामाबाद में इकट्ठे किए हुए हैं। बिलावल उनके साथ जाकर फिल्म देख कर भी आए। अब अगर रोज़ाना भी एक फ़िल्म देखें तो फिल्में ख़त्म हो जाएंगी, इतने दिन गुजर जाएंगे जितनी नई फिल्में लगी हुई हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इशाइया का बंदोबस्त किया हुआ है। 9 अरकान के जो हैं वो ग्रुप बनाए हुए हैं, 9 मुख्तलिफ ग्रुप मेरे ख्याल में बनाए हुए हैं। तो अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इतने दिनों तक अपने बंदे संभाल कर रखें, और हुकूमत को ज़्यादा वक्त मिल जाएगा अपने बंदों को काबू करने के लिए, और ना सिर्फ अपने बंदों को काबू करने के लिए बल्कि अपने इत्तेहादियों को भी काबू करने के लिए। अपोजिशन ने एक फार्मूला तय कर लिया है, वो फार्मूला मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ये जो मनाज़र हैं इनमें कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, ये तस्वीर जारी की गई हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस से। ये कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जितने लोग उस इजलास में बैठे हैं वो सारे हंस रहे हैं, सारे मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डेलिबरेटली किया गया है, या इमरान खान साहब ने ऐसा माहौल बनाया कि जब फुटेज बन रही हो उस वक्त सारे मुस्कुरा रहे हों, और सबकी फुटेज इसी तरह की बाहर जानी चाहिए। नर्व्स गेम चल रही हैं, लटके हुए मुंह जो अगर किसी को नज़र आएंगे, क्योंकि इस वक्त जो MNAs कन्फ्यूजन का शिकार हैं, या जो इस वक्त एक दरमियानी जगह पे खड़े हैं, दोराहे पे खड़े हैं कि इधर अपोजिशन की तरफ जाएं या हुकूमत की तरफ जाएं, वो इस पुरएतमाद तस्वीर को देखकर या इन मनाज़र को देखकर वो इधर आने की तरफ उनका टिल्ट हो सकता है। और अपोजिशन की जो तस्वीरें आ रही हैं वहाँ पे उनके मुंह लटके हुए कई जगह पे, वो देखकर वो सोच सकते हैं कि उधर जाएं या ना जाएं। तो ये कन्फ्यूजन के दौरान इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था कि माइंड गेम के वो मास्टर हैं, तो ये उसका एक पत्ता है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इतनी रिलैक्स होगी कि इस तरह के लतीफ़े सुना के वो हंस रहे होंगे बैठ कर इजलास के अंदर। लेकिन ये अच्छी हिकमत अमली हो सकती है जो उन्होंने अडॉप्ट की है, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। बहरहाल मैं इन खबरों की तरफ आता हूँ। पहले एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। पहले तो ये बताऊँ आपको कि 22 तारीख को कानूनी तौर पे ये इजलास शुरू होना चाहिए, यानी अभी जो रिक्विजिशन जमा हुई वो 8 तारीख को हुई है। 22 तारीख को अगर ये इजलास बुलाया जाता है तो 22 और 23 को OIC के नुमाइंदगान पाकिस्तान में मौजूद होंगे, चाइना के वज़ीर ख़ारजा भी आएंगे। अब 22 और 23 तारीख को अगर ये इजलास होता है, कौमी असम्बली का इजलास 22 तारीख को बुलाया जाता है, तो 22 तारीख को एक रुकन असम्बली के इंतकाल के ऊपर फातह ख्वानी की जाएगी, और फातह ख्वानी के बाद इजलास जो है उसको 24 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। फिर 24 तारीख को बहस शुरू करवाई जाएगी तहरीक अदम एतमाद पे, या 24 को या 25 को। मे बी 24 तारीख को OIC का इजलास, और 23 मार्च के हवाले से कोई इवेंट करके तो उसको फिर आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि 24 तारीख को जो दिन है वो है जुमेरात का,
तो 24 तारीख को बहस हो सकती है, 25 तारीख को 2 दिन बहस हो सकती है। 24 और 25 यानी जुमेरात और जुम्मे वाले दिन 2 दिन बहस होगी और फिर 1 दिन और बहस का रह जाएगा। लेकिन 26 और 27 ये 2 दिन छुट्टी है, तो 26 मार्च और 27 मार्च को गुजारने के बाद 28 मार्च को अरकान वापस आएंगे। तो 28 या 29 मार्च को तहरीक अदम एतमाद के ऊपर कार्रवाई होगी। 28 या 29 मार्च ये आप याद रखिएगा, इन 2 तारीखों के ऊपर ये पड़ जाएगी तहरीक अदम एतमाद। इससे आगे अगर ले जाना चाहें तो कुछ ले जा भी सकते हैं, लेकिन कमोबेश यही एक सिलसिला बनता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दीगर जो कानूनी और आईनी ऑप्शन हैं वो कोई भी काम नहीं करेंगे। जो अरकान वोट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ख़ास तौर पे जो एक धमकी दी है फवाद चौधरी साहब ने, जो बात की है वो काफ़ी सीरियसली लिया है अपोजिशन ने, और उनके मुताबिक यानी अपोजिशन के कैंपों के अंदर खलबली मची है उस बात से। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, लेकिन पहले ये देखें कि फॉर्मूला अपोजिशन ने क्या तय किया है, कौन किस किस को क्या क्या ऑफर कर रहा है। ये सारी खबरें इकट्ठी करके मैं आपके सामने वन गो में रखने वाला हूं। नंबर 1, पंजाब के अंदर क्या होगा। अगर अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब करनी है तो पंजाब में वो क्या ऑफर कर रहे हैं मुस्लिम लीग काफ को और बाकी इत्तेहादियों को। मुस्लिम लीग काफ की सीटें मिला जुला के सारी इधर उधर से 10 के करीब बनती हैं, और पीपल्स पार्टी जो है वो उससे भी कम नशिस्तों के साथ जो है वो बहुत थोड़े मार्जिन के साथ, छोटी सी उनकी एक तादाद है, गालिबन 7 लोग हैं उनके। तो इनको क्या मिलेगा। नंबर 1 तो ये तय किया गया है कि पंजाब में वजारत आला के लिए काफ लीग कहते हैं कि हमें उम्मीदवार बनाया जाए, परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए। इस पे PMLN के अरकान अब बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा जी शरीफ खानदान को हम कहते हैं कि अपना कोई बंदा बना दें, हमजा शहबाज को बना दें, किसी और को बना दें, लेकिन वज़ीर आला पंजाब बनाना चौधरी परवेज़ इलाही को PMLN की तबाही होगा। हमने इनका मुकाबला किया है, हर जगह इस जमात से लड़े, और हमारी और इनकी लड़ाई को लगभग 23 साल हो गए हैं। इस 23 साल की लड़ाई और जद्दोजहद के बाद आप मुस्लिम लीग काफ को वो ताकतवर ओहदा नहीं दे सकते जिसके बाद वो आपको डैमेज करें। ये शक वहाँ पे मौजूद है, और ये चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ लीग तगड़ी हो जाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। काफ लीग पीपल्स पार्टी की माजी में इत्तेहादी रही है, और पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता काफ लीग के साथ दोबारा इत्तेहाद बनाने में। नून लीग के साथ वो रिलेक्टेंट रहते हैं, वो चाहेंगे कि काफ लीग का वज़ीर आला पंजाब बने, पंजाब में पीपल्स पार्टी के वर्कर को दोबारा सपोर्ट मिले, और पीपल्स पार्टी जब अगली मरतबा हुकूमत बनाने जा रही हो तो काफ लीग 10, 15, 20 सीटों के साथ जितनी वो जीत सके कौमी असम्बली में, वो बिलावल के साथ खड़े हो जाएं। तो इस नुक्ता नज़र से वो चाह रहे हैं कि काफ लीग जो है वो वज़ारत आला ले ले पंजाब में। लेकिन मुस्लिम लीग नून या उसके अरकान नहीं चाह रहे, वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम वोट ही नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे अगर आप काफ लीग को वज़ारत आला पंजाब देंगे तो। अब काफ लीग को मजीद क्या ऑफर किया गया वो सुन लें। स्पीकर काफ लीग का होगा चौधरी परवेज़ इलाही, उनको गवर्नर पंजाब की सीट दी जाएगी काफ लीग को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद। वजारतों की तादाद में इजाफा कर दिया जाएगा पंजाब में, जबकि वफाक में काफ लीग को 2 वजारतें दी जाएंगी, और दोनों वजारतें मनपसंद होंगी। यानी इससे पहले जो वजारतें मिली हैं काफ लीग को वो उनकी मनपसंद नहीं है। तारिक बशीर चीमा को और मुन्नस इलाही को जो वजारतें मिलेंगी आने वाले सेटअप में, अगर तो तहरीक अदम एतमाद में काफ लीग साथ खड़ी हो जाती है अपोजिशन के, तो वो मनपसंद वजारतें देंगे, तगड़ी और बड़ी वजारतें देंगे। वजारत दिफा तक भी दी जा सकती है काफ लीग को। और इसके अलावा गवर्नर पंजाब का ओहदा ये बड़ा फैसिनेट करता है, बड़ा पसंद करती है काफ लीग, ये भी उनको मिल सकता है। सिंध में MQM को क्या ऑफर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MQM को यह ऑफर किया गया है कि गवर्नर सिंध का ओहदा MQM को दे दिया जाएगा, और सिंध के अंदर भी MQM के अरकान असम्बली को वजारतें दी जाएंगी। वफाक में 2 से 3 वज़रा इनके होंगे। अभी 2 वज़रा हैं, उनमें से एक फ़रोग नसीम है जिनको MQM ओन नहीं करती, तो उनके मुताबिक उनका एक ही वज़ीर है, अमीनुल हक साहब। तो अब वो ये कहते हैं कि आपको 2 से 3 वज़ीर मिलेंगे। पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत जो MQM हमेशा से मांगती है, क्योंकि MQM उसकी ताकत को, उससे मिलने वाले फ़ायदों को बहुत अच्छी तरह जानती है, और कराची पे कंट्रोल करने के लिए पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत होना बहुत ज़रूरी है।
तो एमकेएम को पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत भी ऑफर की गई है और उसके अलावा मजीद 2 वजारतें वफाक में मिलेंगी, सूबे में वजारतें मिलेंगी और गवर्नर सिंध का ओहदा भी एमकेएम को मिल जाएगा। बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसकी हुकूमत रहेगी। गवर्नरशिप उनको या फजल रहमान साहब को ऑफर की जाएगी। 2 वफाकी वज़रा उनके होंगे, इस वक्त उनका 1 वफाकी वजीर है, जबकि चेयरमैन सेनेट उनका बरकरार रहेगा। यह पैकेज ऑफर किया गया है बलूचिस्तान अवामी पार्टी को। खैबर पख्तूनख्वा में फजल रहमान साहब का गवर्नर होगा और उसके अलावा कश्मीर कमेटी जो है वो फजल रहमान साहब को दी जाएगी दोबारा, और वफाकी वजारतें 3 से 4, क्योंकि तादाद इनकी ज़्यादा है, तो फजल रहमान साहब को 3 से 4 वफाकी वजारतें दी जाएंगी, जबकि एएनपी को भी 1 वफाकी वजीर मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना डिप्टी वजीर आज़म बनाएगी और वजारत दाखिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास रखेगी अब तक जो चीज़ें, जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके मुताबिक। मुस्लिम लीग नून का वजीर आज़म होगा, जो ज़्यादा इम्कानात हैं शहबाज शरीफ होंगे। वजीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून का बनाया जाएगा और पंजाब में वजीर आला अगर तो काफ लीग मान गई, अगर तो ये मैनेज हो गया कि काफ लीग स्पीकर पे और गवर्नर के ओहदे के ऊपर सर तस्लीम खम कर देती है, तो फिर तो नून लीग का वजीर आला पंजाब बनेगा। हमजा शहबाज ज़्यादा इम्कानात हैं, जबकि पंजाब में वजीर आला के बाद, और ये पहली मरतबा होगा पाकिस्तान में कि वजीर आज़म बाप और वजीर आला बेटा, ये बहुत मुमकिन है। जबकि अगर वजारत आला पंजाब उनको नहीं मिलती तो फिर स्पीकर सूबाई असम्बली का ओहदा जो है वो अपने पास रखेंगे जनाब हमजा शहबाज साहब या उनकी पार्टी का कोई और सीनियर रहनुमा। तो ये इस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए भी और इन सारी चीज़ों के लिए उनकी बहस चल रही है आपस में। तो इस किस्म की बंदर बांट पहले ही कर दी गई है हुकूमत आने से, या इमरान खान साहब के तरीके दमायतबाद उनके खिलाफ कामयाब होने से पहले ये सब कुछ तय कर लिया गया है। हालात ये है कि अभी तक ये नहीं पता कि इमरान खान को निकाल पाएंगे या नहीं, लेकिन पहले ही अपने ओहदे बांट लिए हैं और ये एक डिजास्टर होगा। अगर ये आ जाते हैं तो इमरान खान साहब को इतना बड़ा पॉलिटिकल फायदा होगा कि आने वाले वक्त में वो एक बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। एक और चीज़ ये हुई है कि एक ऑडियो जारी की गई है पीएमएलएन की जानिब से, और कुछ पीएमएलएन के पसंदीदा चैनल्स उस ऑडियो को चला भी रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान की तकरीबन सारी जमातें इकट्ठी हो गई। नंबर 1, पाकिस्तान का 90% मीडिया भी इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठा हो गया। नंबर 2, पाकिस्तान के जितने माफियात हैं वो भी सारे इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे हो गए। नंबर 3, यानी आप जहां पे हाथ डालते हैं, ये मुल्क का निज़ाम ऐसा था, जो लोग चला रहे थे वो सारे इकट्ठे होकर एक तरफ खड़े हो गए और अब वो इमरान खान को निकालना चाहते हैं। कल के जलसे में मीडिया के ऊपर ये खबरें चलाई गई कि पटवारियों से जलसा भरा गया है। वो जलसा जो हुआ हाफजाबाद में, और हाफजाबाद की तारीख का एक तारीखी जलसा था, लोग बहुत बड़ी तादाद में आए। वहां आप किसी से पूछें, इंडिपेंडेंट मीडिया से पूछें, लोगों से पूछें, वो कहते हैं लोग जोक दर जोक आ रहे थे, गाड़ियों के अंदर भरकर आ रहे थे, पार्किंग बहुत दूर तक लगी हुई थी। लोगों ने खुद इकट्ठा होना मुनासिब समझा और इमरान खान साहब का जो क्राउड था वो बड़ा चार्ज था। मैंने पटवारियों वाले जलसे देखे हैं, वो पता कैसे होते हैं, मैंने खुद देखे हैं। शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तकरीर की तरफ तवज्जो ही नहीं है। ये होते हैं जलसे पटवारियों वाले, जो पीएमएलएन मेरे सामने करती रही है, मैं देखता रहा हूं। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते थे और करने के बाद जलसा करते थे। बेशुमार पटवारी और सरकारी मुलाजमीन बंदों को लेकर आ रहे होते थे, सरकारी गाड़ियों के अंदर बंदे भर भर के लाए जाते थे, लेकिन फिर भी जलसे भरते नहीं थे और जलसा रिस्पॉन्ड नहीं करता था। इमरान खान साहब का पूरा जलसा रिस्पॉन्ड करता है, वो एक जुमला बोलते हैं, पूरा जलसा जो है वो शोर मचा देता है। तो इसका मतलब आप समझिए कि लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कोई पटवारी नहीं है। अब एक ऑडियो लीक की गई जिसमें 2 नामालूम लोग आपस में बात कर रहे हैं पंजाबी में, 2 नामालूम लोग आपस में बात कर रहे हैं पंजाबी में, और उनमें एक कह रहा है कि अच्छा पटवारी ले आ रहे हैं गड्डियां भर भर के, वो कह रहे हैं अच्छा पटवारी, यानी वो जोर दे रहा है इस लफ्ज के ऊपर। इमरान खान साहब ने पीएमएलएन की ये छेड़ डाली थी कि ये पटवारियों से जलसा भरते हैं। उसका बदला लेने के लिए जियो ने और 24 चैनल ने और दीगर कुछ और जगहों के ऊपर यह खबर चलाई है, और बाद में एक फेक जाली ऑडियो भी जारी की गई है। यानी 2 ऐसे लोग
जिनके बारे में किसी को नहीं पता कि ये कौन लोग हैं। दो ऐसे लोग, यानी एक ऑडियो बनाई गई और बना के जारी कर दी गई। मैं एक काम करता हूं ना, मैं भी एक ऑडियो बनाता हूं, दो लोग आपस में बैठ के ये बात कर रहे हों कि अच्छा नवाज शरीफ वो प्लेटलेस की रिपोर्टा मैं बनाता रहा वहां, हाँ 2 नंबर रिपोर्टा मैं बनाइया ने नवाज शरीफ दियां, वो असी फलाने जानवर का खून लैके जाते सी, वो शामिल कर देंगे सी, और इस तरह नवाज शरीफ की 2 नंबर रिपोर्टा असी बनाइया ने। और जरदारी वो भी मैं और फजलुर रहमान, मैं अगर इस तरह की जाली 2 ऑडियोज पंजाबी के अंदर नामालूम लोगों की लीक कर दूं, तो क्या वो ऑडियोज के ऊपर ये चैनल खबरें देंगे? ये प्रोपेगेंडा है, इसको समझिए और इंजॉय कीजिए कि ये हो क्या रहा है। ये इमरान खान साहब को पहले से ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और इतना मजबूत कर देंगे कि इसके बाद वो दोबारा इनके काबू नहीं आएगा, ऐसा दिखाई देता है। नून लीग ने अपने पांव पे एक और कुल्हाड़ा मार लिया। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अताउल्ला तारड़, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बड़ा अच्छा आदमी है, वैसे मिलनसार है, और पॉलिटिकल मामला तो इख्तलाफ हो सकता है या नज़रिया कोई किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन अताउल्ला तारड़ ने एक बड़ी खौफनाक अनाउंसमेंट कर दी है PMLN के लिए कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही होगी, उसी दिन मुस्लिम लीग नून भी इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही होगी। ज़रा इस बात के ऊपर आप गौर करें कि ये क्यों कर रहे हैं। वो एक तो वो ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मना कर दे जलसा करने से, क्योंकि उसमें तसादुम का खतरा है PMLN के साथ। लेकिन अगर दोनों को इजाज़त मिल जाती है और दोनों को अलग अलग जगह मिल जाती है कि आप अपना जलसा यहां कर लें और आप अपना जलसा यहां कर लें, तो इससे बड़ी पॉलिटिकल खुदकुशी कोई और हो ही नहीं सकती कि आप इमरान खान के मुकाबले में उस वक्त जब उसका मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके मुकाबले में आप सेम शहर के अंदर जलसा करने जा रहे हैं, वो उड़ा के रख देगा और वो सारी दुनिया देख लेगी कि जलसे का फर्क कितना है। मैं अगर बड़ा मोहतात होकर भी कहूं ना, तो ये सारी जमातें मिलकर इस्लामाबाद में जलसा करें तो इमरान खान अकेला 5 गुना बड़ा जलसा, बहुत मोहतात होकर मैं कह रहा हूं, वो आराम से कर देगा। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, और हमने देखा है, प्रैक्टिकली हमें पता है इस बात का। हम ग्राउंड में रहने वाले लोग हैं, हर तरफ लोगों से मिलते हैं, हमें पता है कि उसका क्राउड कैसे आता है और वो किस किस्म के लोग हैं। और वो इमरान खान को एक जिद बना लेंगे अगर इन्होंने उसको जबरदस्ती इस तरीके से निकाला, जिस तरीके से 2 नंबरियां करके बंदर बांट करके, जिसका मैंने पूरा आपको नक्शा भी खींच कर बताया, इस बंदर बांट के जरिए अगर वो निकालते हैं। इस पर पब्लिक कहां पे है? इस पूरी खबर के अंदर देयर इज नो पब्लिक। लोगों ने इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, अपनी हुकूमतें तय कर लेंगे कौन किस सौदे पे बैठेगा। किसी ने तय किया पेट्रोल कितने का बेचेगा, किसी ने तय किया कि आटा कितने का बेचेगा, चीनी कितने की बेचेगा। ये सब फ्रॉड है, सारा झूठ है। और ये जो फवाद चौधरी ने कहा ना, इस स्टेटमेंट ने इनको खौफजदा कर दिया कि हमारे जलसे से गुजर के जाओगे वोट देने के लिए। ये खतरनाक चीज़ है, क्योंकि PTI ने तो जाना नहीं है, तो PTI अपनी ताकत सड़क के ऊपर जलसे में शो करेगी, और जो लोग वहां जाएंगे वो PTI के नहीं होंगे बकौल उनके। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।